बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। मियां साहब ज़रूर आएंगे, वो अपनी जमात को खुद लीड करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा। इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है और अवाम दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है उसमें मुफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है। लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसके ऊपर ये एहतसाब के अमल को ये इंतकाम के तौर के ऊपर पेश कर देते हैं और उसमें ये छुपना चाहते हैं, ये कौम को ये बताना चाहते हैं कि इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ और उसके बाद जो है वो इंतकाम का शोर शराबा डालना शुरू कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ और बात करें PMLN की, तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से नेशनल गवर्नमेंट बनाने की तजवीज़ पर नई सियासी बहस शुरू हो गई है। लीगी सदर के बयान पर रहनुमाओं की जानिब से वजाहतों का सिलसिला जारी और हैरान कुन तौर पर एक बार फिर PMLN के सदर शहबाज शरीफ के बयान को ज़ाती करार दिया जा रहा है। आज इस्लामाबाद में PMLN की नायब सदर मरियम नवाज ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ की नफ़ी करते हुए दो टोक अल्फाज में वाज़े किया, मुफाहमत तो बहुत दूर, गवर्नमेंट से तो बात भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ बाकी जमातों को कौमी मुसाहलत की तजवीज़ देते हुए कहा कि सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है। सियासी माहिरीन के मुताबिक PMLN के सदर और नायब सदर के बयानात में तजाद से पार्टी में दो बयानिए की मौजूद आसुर मजबूत हो रहा है, जो नून लीग के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी मुनासबत से हमारा पहला और बड़ा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब जिस तरह से ये मैंने अपने इंट्रो में जिक्र भी किया, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के मुतजाद बयानात, आपके ख्याल में नून लीग में किसका बयानिया चलेगा? बयानिया उसी का जिसका वोट है, जिसका वोट बैंक है, और वो है नवाज शरीफ, और उसको रिप्रेजेंट करती हैं मरियम नवाज़। शहबाज शरीफ ने जिस दिन कौमी हुकूमत की बात की थी, परसों हमने उस पर बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जब मौका मिला, और उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि अब कौमी मुफाहमत और कौमी हुकूमत की बात, उन्होंने कहा जब मौका मिला। उस दिन ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद थे परसों जब हमारी बात हो रही थी, और शहबाज शरीफ ने उसी दिन कराची में ये बात भी कही थी कि मैं अपने बड़े भाई को लीडर मानता हूँ, उनके पीछे खड़ा हूँ और उनकी आवाज़ के साथ खड़ा हूँ। बाकी गुड कॉप बैड कॉप, सियासत किसकी कब कौन मौका पार्टी के अंदर से फैमिली में ले सकता है कि रास्ता आगे का बन जाए, वो ज़रूर लेंगे और वो करते रहेंगे। हम और आप बहस करते रहेंगे। मरियम नवाज़ काफ़ी दिन के बाद बाहर आई, उनके चूँकि वो कोरोना था और वो रहीं, कराची में नहीं गई। ज़ाहिरा जब मरियम नवाज़ कश्मीर जा रही थी तो शहबाज शरीफ नहीं गए, शहबाज शरीफ कराची गए तो मरियम नहीं गई। ये इनके अपने अंदर के फ़ैसले हैं जिसके ऊपर हम और आप और बहुत सब यानी कि मीडिया, वो सोशल मीडिया के बहादुर जो बहुत सारे सुपरस्टार्स, हीरो हीरोइन आ चुकी हुए हैं, वो तो सबसे आगे हैं ना, वो सारे के सारे बात कर रहे होते हैं कि जी ये लड़ाई हो गई, पता नहीं क्या हो गया। वो सुर्खी भी बनाई जाती है ताकि लोग अट्रैक्ट होकर उसे देख लें, लेकिन हकीकत यही है कि वोट नवाज शरीफ का, उसको रिप्रेजेंट मरियम नवाज़ करती है। और शहबाज शरीफ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बड़े भाई के फॉलोअर हैं, बड़े भाई के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। वो ये बात बड़ी कई दफ़ा कर चुके हैं, मतलब अपनी महफिल में, कि अगर कभी होना हुआ कुछ तो वो खामोश ही हो सकते हैं, लेकिन वो भाई के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लिहाजा ये बिल्कुल ठीक है, ये इसी तरह गेम चलती रहेगी। इलेक्शन जब आएंगे उस वक्त की सिचुएशन उस वक्त डिटरमिन होगी जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होता है। उससे पहले हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी बतानी है। हुकूमत के पास कारकर्दगी बताने को ये चोर मिले हुए हैं, डकैत मिले हुए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये कर्ज़े लेके खा गए, जबकि अब कर्ज़े इनके उनसे आगे चले गए हैं। इसका जवाब अभी आना शुरू हुआ है। आप देखें कि जो फ़ारूक हबीब हों, फवाद चौधरी हों, शहबाज गिल हों, उन सब की बेसिकली, हालांकि नौकरी अपोजिशन की होनी चाहिए, लेकिन अब उनकी पूरी नौकरी PMLN के और बिलावल के बयानात के पीछे है। अब आप आगे चल के देखेंगे कि बिलावल और मरियम नवाज़, जिनकी दूरियां भी हैं, एक दूसरे को ताने भी देते हैं, मोदी का यार बनाते हैं, ये फिर इकट्ठे होंगे। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, बावजूद इसके कि उनकी कोई PTI से मुफाहमत नहीं हुई, पीपल्स पार्टी की, जिनके साथ होनी चाहिए थी, उनके साथ मुफाहमत के नतीजे में वो PDM से पीछे हटे थे और बदले में उन्हें बहुत कुछ मिला और आगे फ्रूट उसके मिलते रहेंगे। और फिर ये जो कौमी मुफाहमत
कौमी हुकूमत की बात शहबाज शरीफ ने कही है। जब ये मौका आएगा वो आप और हम सब देखेंगे कि वो पहले की तरह ही बनेगी। और क्योंकि इस मुल्क को अगर आपको चलाना है तो नफरत की सियासत से, इंतकाम की सियासत से आप नहीं चला सकते। आप 3 साल बाद इस गवर्नमेंट को देख लें, अब वो दोबारा दरामदात ओपन कर रही है जिससे करंट अकाउंट का खसारा बढ़ रहा है और उसके नतीजे में टैक्स के मुहासिल आपके बढ़ने शुरू हो गए हैं। क्योंकि अगर आप कारोबार नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, लोगों को नहीं करने देंगे तो आप पैसे भी नहीं कमा सकते, किसी तरह पूरा नहीं उतर सकते। बाकी तो हम आगे बात करेंगे। जी अयाज साहब, ये तो बात ठीक है। बयानियाँ डोमिनेंट, मैं ये कहूँगा कि डोमिनेंट बयानियाँ हमेशा नवाज शरीफ साहब का रहेगा पार्टी में। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 2 बयानिए साथ साथ चल रहे हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट के किसी बयान को अगर ये कहा जाए कि ये उसकी ज़ाती राय है तो मेरा ख्याल है उसको सदारत छोड़ देनी चाहिए किसी और को अपनी, या तो ये बिल्कुल तय कर लें कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर सियासत करेंगे, पार्लिमानी लीडरों से ही राब्ते करेंगे और बयान भी उसी हवाले से दिया करेंगे, वहीं बात करेंगे। बाहर जलसों में या कहीं और अगर बात करनी है तो मरियम कर लेंगी, फिर तो चलें चीज़ समझ आ जाएगी जी कि एक डिवीज़न हो गई, तय कर लिया असूल के जी वो वहाँ बात करेंगे, ये यहाँ बात कर रही होंगी। लेकिन होता यही है कि एक गैर महसूस तरीके पे एक लड़ाई भी जारी है पार्टी के अंदर कि किसने कंट्रोल करना है पार्टी को। किसी वक्त ऐसे महसूस होता है जैसे शहबाज शरीफ साहब ओवर पावर कर गए हैं और वो अब आगे लेके चलेंगे चीज़ों को, लेकिन जैसे ही वो मेरे ख्याल वो लाइन क्रॉस करते हैं उसके बाद वो उनको खींच लिया जाता है। भाईजान फिर मैदान में आ जाते हैं और मरियम से कहते हैं कि बस अब आप आएँ, शहबाज शरीफ साहब ने जो कहना था कह दिया, अब आप इसकी नफ़ी करें और इसका तासुर और असर ज़ायल करें। तो ये मेरे ख्याल में ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है मेरी ज़ाती राय में, क्योंकि मैं तो ज़ाती राय दे सकता हूँ ना, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ किसी पार्टी का, इसलिए आप मुझ पर एतराज़ नहीं कीजिएगा कि मैं क्यों ज़ाती राय दे रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब को अंडरमाइन करने की हमेशा कोशिश होती है और जो ग्रुप शहबाज शरीफ साहब के साथ है वो बिल्कुल इसको महसूस भी करता है और इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं पार्टी के अंदर। 2 बयानिए चल रहे हैं, बयानियाँ चूँकि वो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनका बयानिया डोमिनेट करे, इसलिए वो मरियम को आगे लाते हैं और शहबाज शरीफ को फिर पीछे धकेला जाता है। तो मेरे ख्याल में ये शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं तो आवाज़ उठाऊंगा और कोई उठाए ना। सही। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन जो बात यह है कि देयर इज डेफिनेटली अ बिग रिफ्ट, पावर स्ट्रगल है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। अगर प्रेसिडेंट ने एक बात कौमी हुकूमत की थी तो बजाय से कि आप एक ऐसी स्टेटमेंट दें आप मरीम नवाज जो उनके लिए एम्बैरेसमेंट हो, शहबाज शरीफ को लेट डाउन करना हो, आप ये कहेंगे उन्होंने स्टेटमेंट दी है आप उनसे बात कर लें। तो इससे ये पता चलता है कि बड़ा सख्त रिफ्ट हुआ है, जहाँ वो जाती हैं वहाँ वो नहीं आते हैं और इससे पार्टी को बहुत नुकसान है। याद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो 2 ग्रुप बने हुए हैं ये पार्टी लीडरशिप के लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि वो किसकी तरफ देखें, शहबाज शरीफ की तरफ देखें, मरीम नवाज की देखें, जिसकी तरफ बात करेंगे दूसरा नाराज हो जाता है। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का जो अगेन वही बयान है जो फौज के खिलाफ आ रहा है, यही पीडीएम वो लेकर डूबा था और अभी फिर वही लाइन पे चल रहे हैं और इसीलिए सेटबैक इनको हुए हैं। क्यों नहीं ये कोई ऐसे नेशनल नैरेटिव लेते हैं जिससे पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए को फायदा हो, कोई ऐसी सजेशन दें, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जो वो कहें कि जी ये मुल्क के लिए बेहतर है, ये आवाम के लिए बेहतर है, मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ। और आप बाहर बैठ के आप किस तरह सियासत कर रहे हैं, मुझे तो इस बात की अभी तक समझ नहीं आती है कि आप वहाँ बड़े मजे से बैठे हुए हैं, आप जिस बहाने से गए हैं वो भी आप इलाज भी नहीं करवा रहे हैं और उसके बाद वहाँ बैठ के आप सियासत करते हैं और वीडियो के ऊपर आप बात करने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को बेइंतहा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और नंबर 2, कभी भी पीपल्स पार्टी और पीएमएल आपस में नहीं मिलेंगे। पीपल्स पार्टी want to go and establish in पंजाब। अभी बिलावल भुट्टो पंजाब का दौरा करने लगे हैं, वो थिंक के कभी वो जाके वहाँ पर इनके साथ मिलेंगे और फिर अपनी सियासत पंजाब की ख़त्म कर देंगे। दे वांट टू बी रेलेवेंट इन द नेशनल पार्टी, इसलिए वो पीडीएम से भी निकले, पीएमएलएन को भी सूट नहीं करता था, उन्होंने भी उनको इस्तीफों की बात कर दी। मौलाना फजल रहमान पता नहीं कहाँ से अचानक उठ के आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की आवाम नोट कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम मुसल्लह फ़ौज के ख़िलाफ़, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में ज़्यादा फ़ौज है, ये बात नहीं कि पूरे सारे सूबों में फ़ौज है और हर एक रिस्पेक्ट करता है। तो वाई टू टारगेट 1 or 2 इंडिविजुअल्स, वाई नॉट टू टॉक गुड विल ऑफ पाकिस्तान के लिए आपने क्या करना है, पीएमएलएन का क्या मैनिफेस्टो है, क्या नैरेटिव है,
ये बातें करेंगे तो फर्क पड़ेगा। अदरवाइज मेरे ख्याल में इस वक्त इनके दोनों गिरफ्त से पार्टी को इंतहा ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक जी, फैसल साहब। काफी अच्छे से बात आई, हमें तो ये फील होता है कि आज अपनी सारी देखने का है। तो फैसल साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, ऑडियो में इशू आ रहा है। जी इलियास साहब। देखिए, ये काफ़ी अरसे से ये बात तो सुनने में आ रही है कि और दोनों तरफ से जो भी शहबाज शरीफ साहब का बयानिया जो होता है वो नवाज़ शरीफ साहब का मुख्तलिफ होता है। मरीम नवाज़ साहब अपने वालिद साहब के बयानिए को लेकर चलते हैं, तो ये इस किस्म को तो मारूसी सियासत ही कहा जाता है। तो लेकिन जो है इसमें पार्टी के कारकुन भी इस बात को फील करते हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने इस बात पर करते हैं। लेकिन इस फैमिली में ये है कि ये आपस के जो इख्तलाफात हैं उसको फासले पर रखते हैं और सामने नहीं लेके आते। और बड़े ये शहबाज शरीफ साहब की ये बात है कि वो इस बात में हमेशा पीछे हट जाते हैं, थोड़े एक कदम पीछे हट जाते हैं। और उन्होंने कभी इस बात को नहीं किया कि जी बयानी उसको कोई उसकी तरदीद करें या कोई ऐसी बात करें। तो ये बहरहाल एक जो रिफ्ट पाई जाती है कि पार्टी के अंदर जो कि कौन पार्टी की क़यादत करेगा। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब को करनी चाहिए क़यादत, जो बयानियाँ देते हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए पार्टी के नायब सदर को और दूसरे लोगों को। आप देखेंगे इनके पार्टी में जो इनके साथ जो लीडर्स हैं उनमें भी आपस में एक लाइन है। शहबाज शरीफ साहब के साथ जो लीडर्स होंगे वो दूसरे वाले होंगे, मरीम नवाज़ साहिबा के साथ होंगे वो दूसरे लीडर होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, वो आपस में एक दूसरे के लाइन को भी नहीं क्रॉस करते। तो ये काफ़ी है मुस्लिम लीग नून में है। लेकिन ये इसमें ये नहीं है कि किसी के सामने खुल के आ जाते हैं, ये बीच में रहते हैं। और इस बात में कभी इन्होंने जब कोई ऐसी बात आती है या कोई ख़बर इसके बारे में आएगी तो वो उसके कहेंगे जी ऐसा कुछ नहीं है पार्टी में। शहबाज शरीफ साहब खुद कह देंगे। और लेकिन शहबाज शरीफ साहब इस बात को करते हैं कि जी अपनी भतीजी को वो जब इस मामले में वो कोई बात करती हैं तो उसके वो एक कदम पीछे हट जाएंगे और उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप पार्टी के सदर हैं, वो जो भी करते हैं बात एक वाज़ह तौर पर करते हैं, अपना खुल के करते हैं, जिस तरह भी तकरीर करते हैं उनका एक अपना स्टाइल है। लेकिन वो इससे मुफाहमत की सियासत को मद्देनज़र रखते हैं। और जबकि नवाज शरीफ का बयानिया देख लें आपने, तकरीर कराची में भी जो भी हुई, जो भी सूरत हाल है उसमें दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन बहरहाल ये खुल के सामने नहीं आए, ना कभी आएंगे ये इस बारे में, क्योंकि इनके काफ़ी इस बारे में उन्होंने कहा कि वो अपने बड़े भाई को बड़ा अदब एहतराम से देखते हैं। जी फैसल साहब। देखिए, मरीम साहबा काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मंजर आम पर आई थी। उनके लिए खुद ये मुनासिब तो यही होता है कि वो अपनी तोपों का सारा रुख जो है वो हुकूमत के ऊपर और वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर रखती। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे जो है उन्होंने अपनी गुफ्तगू का महवर जो है वो शहबाज शरीफ साहब को जो है बनाया और उनके बयान की जो है वो तस्दीक करने की या तरदीद करने की जो है वो कोशिश की। ये काम तो अगर आप शहबाज शरीफ साहब से अगर नवाज शरीफ साहब भी कहते तो वो भी जो है अपने बयान की तरदीद कर देते हैं। कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही है कौमी हुकूमत की, वो बात उन्होंने ऑन कैमरा नहीं कही है। जिस मीटिंग में उन्होंने बात कही थी वो चंद ब्यूरो चीफ थे और चंद एंकर थे और एक दो जो है कालम नबीस थे, उनकी मौजूदगी में शहबाज शरीफ ने ये कौमी हुकूमत वाली बात कही थी और उस पर कोई कैमरा वहाँ मौजूद नहीं था। शहबाज शरीफ साहब भी उसकी तस्दीक कर देते तो उस बात का कोई जो है वो रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। आमिर साहब की ये बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो नवाज शरीफ को हैसियत लीडर जो है वो तस्लीम करते हैं। सिर्फ तस्लीम नहीं करते बल्कि अपने बड़े भाई के हवाले से उनकी गुफ्तगू में जो है बहुत ज्यादा जो है वो एहतराम भी जो है वो पाया जाता है। लेकिन इस वक्त समझना क्या है, जो पूरी नवाज शरीफ उसकी या मियाँ साहब की फैमिली है उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है, या तो आप नजरियात की सियासत कर लें। अच्छा, आप नजरियात की सियासत तो करते नहीं है, जहाँ अपने मफादात की बात होती है वहाँ अपने पूरे मफादात की बात कर लेते हैं। लेकिन आप नजरियात का जो है वो चूरन बेच के जो है ये साबित करना चाहते हैं कि आप उस वक्त जो है दुनिया में जो इनकलाब का जो इस्तारा बने हुए। इस वक्त जो पाकिस्तान के ज़मीनी हकायक हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उन ज़मीनी हकायक पर रहते हुए सियासत कर रहे हैं। इस वक्त नवाज शरीफ साहब को या नवाज शरीफ साहब की पार्टी को इस बहरान से कोई निकाल सकता है और 2023 के इलेक्शन में उनके लिए कोई रास्ता हमवार कर सकता है। तो इस वक्त जो है वो मियाँ फैमिली में सिर्फ एक शहबाज शरीफ साहब है जो उनको बचा सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा शहबाज शरीफ साहब के लिए जो अलमिया है उनको अपनी फैमिली की जो है वो अपोजिशन का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो आमिर साहब कह रहे थे कि बिलावल साहब ने उन लोगों से बात कर ली जिन लोगों से करनी चाहिए थी। तो शहबाज शरीफ भी अगर कुछ मामला तय करे तो उन्हीं लोगों से कर रहे हैं, वो इमरान खान से मामला तय नहीं कर रहे, वो भी उन्हीं लोगों से मामला जो है वो तय कर रहे होंगे। ये नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए एक पार्टी के सरबराह की हैसियत से। शुक्र है समझ आ गई फैसल को कि मैंने क्या कहा है। मैं तो
आप जो सही बात करते हैं मैं हमेशा उसको तस्लीम करता हूँ, कभी कभी करते हैं ना, लेकिन मसला ये आपके मैंने कहा है कि मैंने शहबाज शरीफ का कहा ही यही था, यही कहा था कि आपको समझ आ गई, शुक्र है। एक गल फिर बात जानी यार, मैं देखिए बात को कहाँ से कहाँ घुमा देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब अब फिर कहेंगे मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ, हालांकि बात तो हो चुकी थी, कोई नई बात करो। इस पर शहबाज शरीफ साहब को जो है वो बता सकते हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब अगर वो चितौरे साथियों की बातों में आ जाएं जो इस पर ये साबित करने में तुले हुए हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो एक तो इंकलाब आ गए ना विकेट पे हमारी, बस इतनी बात थी। ठीक है फैसल, मैंने आपकी बात नहीं की ना, आपने अपने पर क्यों ले लिया फिर ये? मैं कह रहा हूँ ना हमारी विकेट पे आ गए आप। चलें ठीक है फैसल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक वापस आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो गई हैं, हम सवाल रखेंगे आवाम के लिए कितना रिलीफ है। राय लेते हैं हम ब्रेक के बाद। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने कई माह बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1.5 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत मामूली सस्ती होने के साथ ही LPG सिलेंडर की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग में बताया कि मुल्क में 72% अवाम LPG इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म ने उन्हें रिलीफ देने के लिए LPG सिलेंडर की कीमत में कमी की हिदायत कर दी। ताहम इस बयान के महज चंद घंटे बाद ओगरा ने LPG घरेलू सिलेंडर में 58 रुपये इजाफा करके एक बार फिर साबित कर दिया कि जब भी प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ बिजली की कीमतें भी बढ़ाने की तैयारियां जारी हैं। आइंदा चंद रोज़ में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 1 रुपये 43 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इदारा शुमारियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में चीनी, घी, आटा और दूध समेत 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत तो सस्ती हो गई, लेकिन बहुत सी जैसे LPG है और दीगर जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में जो चीज़ें महंगी हुई, आपके ख्याल में आवाम के लिए कितना रिलीफ है? ये प्राइम मिनिस्टर साहब तो सवाल करते हुए भी अजीब लगता है कि जब भी वो नोटिस लेते हैं कुछ ना कुछ तो महंगा ही हो जाता है। देखें, ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है प्रेजेंट कड़ी गवर्नमेंट की, और मुझे तो इसकी बात की समझ नहीं आती कि 3 प्रोविंस आपके पास हैं, कम से कम उन चीफ मिनिस्टर्स को तो पकड़ें, उनसे चीफ सेक्रेटरीज को कहें कि इसकी प्राइस को क्यों नहीं रेगुलेट कर सकते। और जो मुझे सबसे हैरानी इस बात की है कि जो आपकी इंडिजिनस प्रोडक्शन है, जैसे गन्नम है, उसके बाद दालें भी अब आप इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्यों हम कंट्रोल नहीं कर सकते? और फिर डिस्पैरिटी प्राइसेस है हर जगह में, ये कम से कम नहीं होना चाहिए। और इसके साथ आपके मिनिस्टर्स का जो कंट्रोल है, ना कम्युनिकेशन है, लोगों को आप बताते हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि LPG की एकदम कीमत बढ़ा दी, पहले प्राइम से कह रहे हैं कि LPG की कीमत को कम करेंगे। पेट्रोलियम की ना होने के बराबर कीमत कम की, उसके वजह आपने बाकी चीज़ें भी बढ़ा दी। अभी बिजली महंगी होगी तो उसके साथ आप देख लेंगे क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस चीज़ की बढ़ जाएगी, इसलिए हम वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट भी नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ों को अब हुकूमत को चाहिए इसको एमरजेंसी तौर पर हंगामी हालत में इसको कंट्रोल करें। प्राइम मिनिस्टर शुड टेक द चार्ज एज अ टीम कैप्टन, तो वो सबको इंश्योर करें, डेली रिपोर्ट लें कैसे कंट्रोल करना है और आवाम को कैसे रिलीफ देना है। जी अयाज साहब, आपको लगता है कि गवर्नमेंट हंगामी इकदाम कर सकती है रिलीफ देने के? सबसे पहले तो मेरे ये बंदे हाथ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि खुदा के लिए आज के बाद नोटिस ना लें आप। मतलब जब भी नोटिस लेते हैं वो बेड़ा गर्क हो जाता है। नोटिस ना लेंगे क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपको? नहीं पड़ता। और ये जो आप महंगाई कह रही, कहाँ हुई है महंगाई? अगस्त के महीने में आज़ादी का महीना था, अगर कुछ चीज़ें महंगी भी हो गई हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? बर्दाश्त करें आप लोग। आज़ादी के महीने में तो कम से कम आपको शिकवा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट से। और आप कह रही बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी, वो बिजली की कीमतें बढ़ नहीं रही, बढ़ चुकी हैं। आप लोगों से बात तो करें जिनके बिल अभी तक आ चुके हैं। हर बंदा मुझे एक ही बात की है उसने कि जी इतना बिल आता था, इस महीने इतना आ गया। मेरी समझ से बाहर है कि ये अचानक क्या हो गया। बज़ाहिर तो बिजली अभी महंगी होनी है, इसके बावजूद अगर लोगों के बिल बढ़ गए हैं तो इसका मतलब है कि गड़बड़ तो हो रही है। और कल भी मैंने कहा था कि जब इस गवर्नमेंट की तारीख लिखी जाएगी तो सबसे बड़ा फेलियर इनका होगा कि प्राइस कंट्रोल नहीं कर सके। कंट्रोल करना तो दूर की बात, मतलब छलांगों के साथ मतलब इतनी ज़्यादा इजाफा
किसी गवर्नमेंट के दौर में नहीं देखा गया। महंगाई तो हम हमेशा अब इस पर बात करते हैं, हर दौरे हुकूमत में बात करते हैं जी महंगाई बढ़ गई, लेकिन जो इस दौर में हुआ है ये वाकई तारीख में मेरे ख्याल को कौन से रूप में लिखा जाए, स्याह रूप में लिखने के काबिल है कि लोगों को याद रहेगा कि एक गवर्नमेंट ऐसी भी आई थी जिसने इतनी महंगाई कर दी थी कि वो हम 2 वक्त की रोटी की बात करते थे, 1 वक्त की रोटी खाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। तो खुदा के लिए इस तरफ तवज्जो दें, नोटिस लेने छोड़ दें, शायद चीज़ें अपनी उस पर आना शुरू हो जाएंगी, कम प्राइस में मिलेंगी। मतलब हल यही है कि नोटिस लेना छोड़ दें। सही है। आमिर साहब चले, महंगी तो अयाज साहब ने बता दिया कि कोई बात ही नहीं है, आज़ादी का महीना है, सब ने किया है। अब इस्लामी सफ़र का महीना, फिर रबीउल अव्वल का महीना, सारे इस्लामी महीने भी हमने ही भुगताने हैं, आज़ादियाँ भी हमने भुगतानी हैं। आप ये देखें कि अभी हम जो पिछली महंगी बिजली इस्तेमाल कर चुके, हाँ, अभी महंगी बिजली जो हम इस्तेमाल कर चुके उसके ऊपर 1.47 यूनिट की तजवीज़ फिर आया जो 1.37 पे आ रही है। ये हम पिछले महीनों की भुगताएंगे। LNG इस दफ़ा फिर महंगी ख़रीद ली है, महंगी तरीन ख़रीद ली है। और वो ट्वीट करने के लिए अहमद साहब बैठे हुए हैं कि नहीं ये यूँ नहीं, ये यूँ है, लेकिन बात वही है कि आपने महंगी ख़रीदी है। इसकी फ्यूल एडजस्टमेंट भी 3 महीने बाद आएगी, वो भी हम देंगे। जो बिजली की कीमत बढ़ती है वो अलग है। ये फ्यूल एडजस्टमेंट इसलिए हम दे रहे हैं कि सारे शहाब साकिब हमारे ऊपर गिर रहे हैं। इन्होंने कैबिनेट के अंदर ऐसा ऐसा फ़लसफ़ी रखा हुआ है जो अपोजिशन की बात का जवाब देता है, जो महंगाई की जवाब का देता है, लेकिन कीमत कम करने पे कोई इनका फ़ैसला होता नहीं है। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर रोज़ाना मीटिंगें करके ये लोगों में तासुर बनाना चाहते हैं कि मेरा मजाक बन रहा है और मैं मजाक बनवाता रहूँगा, मैं नोटिस लेता रहूँगा, कीमतें बढ़ती जाएंगी। क्योंकि ये LNG इतना बड़ा स्कैंडल है जिसके ऊपर वो शेख रशीद से लेके और शाहिद खाकान ने नैब वालों को सिखाया कि भाई मुझे सवाल जो करना है ना कोर्ट में और दुनिया में अपनी इज़्ज़त बनाओ कि सवाल इस तरह करो कि तुम कोई चार्ज फ्रेम कर लो। वो पागल हो गए थे, उनको समझ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा जिसने मेरे खिलाफ रेफरेंस किया उसको भी बिठा लो, तुम सबको पता ही नहीं। और अब ये जब फंसे हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग गवर्नमेंट में, तो अब हर महीने LNG महंगी खरीदते हैं। दुनिया बता रही है भाई मुआहदा लंबा कर लो। उस चुके वो गालियां देते रहे पहले सबको कि जी मुआहदा करके भाई कतर की गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खरीद रही है, कमीशन कैसे कोई खा सकता है? कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। अब वो IMF की बात पे खुदकशी करने वाली बात, हर चीज़ इनके गले पड़ रही है। डॉलर आज 167 रुपये से ऊपर चला गया है। खुद कहते हैं कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो महंगाई ऊपर जाती है। बारिश पे तो मजाक उड़ाया था ना बिलावल का। हजरत जी हम तभी तो कह रहे थे कि आप जिसको डाकू और चोर कह रहे थे सागदार को, वो 100 और 104 पे जब डॉलर रुकता था तो हर चीज़ रुकती थी। आप हमें कहें जी करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर था, आप अब 3 पे जा रहे हैं। हमारी जेब से पैसे नहीं निकल रहे थे, वो जैसे भी थी हुकूमत पाकिस्तान चीज़ों को मैनेज कर रही थी। आज सरिया 1 टन 74,000 रुपये महंगा हो चुका है 3 साल में, 2 साल के अंदर। मतलब आप मुझे बताएं, ये आपने घरेलू सिलेंडर की बात खुद कर दी, जिसको ये कैबिनेट में कहते हैं हमने कम करना है। ये घी पे कहते हैं मतलब 100 रुपये 150 रुपये बढ़ा के कहते हैं 15 रुपये कम कर देंगे। ये क्या मजाक हो रहा है? इनको कोई पता नहीं, इनके अंदर कुछ है ही नहीं। ये शेख रशीद वाहिद आदमी था जो आम आदमी की बात कैबिनेट में नवाज शरीफ दौर में भी कर लेता था, इस दौर में भी की, गंदम की जब ये एक्सपोर्ट करने लगे थे तब भी की। लेकिन अब ना वजारत दाखिला उनसे चल रही है और ना वो आम आदमी की बात करने जा रहे हैं। कोई वजारत दाखिला भी 3 लोग चला रहे हैं, वो तो बस वजीर है। सही। फैसल साहब, ये जो आप कम करने की बात करी ना पेट्रोलियम प्राइस, ये आलम है। आज दूध वालों ने बोल दिया कि हम इस महीने से जो है, इस हफ्ते से जो है वो 20 रुपये किलो का जो है वो इजाफा कर देंगे। तो ये तो पहला जो असर आया कीमतों की कमी का, वो तो ये आ गया। लेकिन आप हुकूमत की जो है ना वो तरजीहात देखें, जितना फोकस इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर किया हुआ है या दीगर और मामलात पे किया हुआ है, इतना ही फोकस अगर ये महंगाई के ऊपर कर लेते और एक नुक्ते पर जो है ये अपोजिशन से भी बात करते कि भाई ये हमारा फोकस है, तो शायद ये सूरत हाल नहीं होती। लेकिन हुकूमत ने कभी भी महंगाई के मामले को जो है वो संजीदगी से लिया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो नोटिस लेते चले गए और बाद में जो भी हालात वाक़यात आए उसमें हर दफ़ा ये बात साबित हुई कि इनके कैबिनेट में बैठे हुए लोगों ने जो है वो सबसे बड़े जो है महंगाई को बढ़ाने का जो है वो जो है वो सबब बन रहे हैं। अच्छा, यही अपोजिशन
की सूरत हाल है। अपोजिशन की प्रायोरिटी में भी जो है वो महंगाई नहीं है, उनकी प्रायोरिटी भी जो है वो कुछ और है। तो ना इस पर हुकूमत की प्रायोरिटी ना अपोजिशन की प्रायोरिटी, दोनों की प्रायोरिटी जो है वो महंगाई नहीं है। यार साहब जो बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं, ये इतना बुरी सूरत हाल हो गई है बिजली के बिलों के हवाले से कि लोगों की तनख्वाहों से ज़्यादा, महीने की जो उनकी आमदनी है उससे ज़्यादा जो है वो बिजली का बिल आ रहा है। अच्छा, बिल तो ज़्यादा आ रहा है, फिर ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है इस मुल्क के अंदर जहां आप जाके अपना कोई आपको गलत बिजली का बिल भी भेज रहा है उसको आप जाके सही करवा सके। तो लोग जो है इस वक्त, अगर हम ये मुहावरतन नहीं बोल हकीकत भी बोले तो खून के आंसू जो है वो रो गए, बहुत इस वक्त बुरा हाल है। खुदा के वास्ते लोगों को चाहिए, सारी सियासी जमातों को, चाहे हुकूमत में या अपोजिशन में, इस एक नुक्ते के ऊपर कोई बैठ जाए। ये नुक्ता जो है लोगों की जिंदगियों को उसने जो है अजीरन बना के रखा हुआ है। जी इलियास साहब, देखें जी, 3 साल में महंगाई के जिन पर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट बेबस दिखाई दे रही है, और जब भी कोई इस बात होती है इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब देखें, पेट्रोल की कीमत बढ़ती, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई तो हर इंडस्ट्री की जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई। तो जाहिर है जब हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, अब जाहिर है ये जो अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसके असरात आ रहे हैं। डॉलर की जब कीमत बढ़ी तो डॉलर से आपकी इंपोर्ट महंगी होगी, तो ज़ाहिर इंपोर्ट महंगी होगी, पेट्रोल, सारी ये चीज़ें जो महंगी होती हैं तो आपकी इनपुट कॉस्ट जो है वो महंगी होगी। लोगों की उसके मुकाबले में कीमत वो जो है तनख्वाहें नहीं बढ़ी, उस तरह महंगाई पर काबू नहीं हुआ, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो इसी तरह जो लोगों की आमदनी कम है और जो महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग तो इस वक्त बोल बोल के भी खामोश हो गए हैं कि जी अब क्या करें, महंगाई हर सूरत में होनी है क्योंकि इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। चारों सूबों में एकदम महंगाई जो देखने में आई है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बिजली के बिल इस दफ़ा जो आए, लोग चीखें मार रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है कि जी किस तरह। वो यही है कि अब मज़ीद बढ़ेगी तो फिर एक दफ़ा फिर लोगों का मसला होगा। ज़ाहिर है ये तमाम जो चीज़ें कॉस्ट बढ़ रही है तो ज़ाहिर कीमत महंगाई बढ़ेगी। लोगों की देखें, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। अब ज़ाहिर है लोगों के 60-70% जो उनके बिलों की अदायगी में चले जाता है तनख्वाह में से, तो बाकी वो क्या करेंगे, बच्चों की फ़ीस देंगे, खाएँगे क्या। तो यही जो सूरत हाल है, क्योंकि सब्ज़ी भी आप देख लें 100 रुपये तो बड़ी मामूली, 200 रुपये से कम आती नहीं है रोज़। तो गरीब लोगों के लिए खाने दालें सारी इंपोर्ट हो रही हैं, इनके पास जो है इनकी डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, तो वो जो पूरी नहीं हुई, आबादी बढ़ी है, इन्होंने वो चीज़ें उस तरह पूरी नहीं की, इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सके। जो अदारा महकमा शुमारियात रखा हुआ है उसने वो कोई इस बारे में किया, वो भी महंगाई भी बड़ी खींच के देते हैं कि बताते हैं कि महंगाई एक हफ्ते में इतनी ज़्यादा हुई। यहाँ तो टमाटर की कीमत बढ़ जाए तो वो कंट्रोल नहीं होती गवर्नमेंट से। तो ये जो तमाम सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को संजीदा होना पड़ेगा, वरना अगले 2 साल में इनको रिजल्ट मिल जाएगा इलेक्शन में, क्योंकि लोग बहुत सताए हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, संजीदा अब होगा। अगर संजीदा नहीं हो सकते तो नोटिस लेना कम कर दें, नोटिस ले ही ना, जिस तरह यार साहब कह रहे हैं, ताकि जो कीमतें अब तक हैं वो वहीं पर ही रहें, फिर इससे ज़्यादा आगे ना बढ़ें, क्योंकि आवाम की फिर बस हो जानी है, जो कि अभी हो चुकी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, चेयरमैन की तब्दीली से पीसीबी में तब्दीलियों का कितना इम्कान है, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली की लहर शुरू हो गई है। रमीज़ राजा चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभालने से पहले ही एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। रमीज़ राजा से चीफ सिलेक्टर वसीम खान और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की मुलाकातें हुई हैं, जिसमें उन्होंने सिलेक्शन पॉलिसी में तब्दीली का इंदिया दिया था। और आज न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए ऐलान करदा कौमी स्क्वाड में वाज़ेह तब्दीली देखने में आई है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, हारिस सुहेल और सुहेब मकसूद को वनडे सीरीज़ से आउट कर दिया गया। तमाम खबरें ये भी आ रही हैं कि श्रीलंका से वापसी के बाद हेड कोच मिसबाहुल हक की सीट भी खतरे में पड़ सकती है। इसी मुतल्लिक हमारा सवाल है, लेकिन हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। जब भी हम स्पोर्ट्स का सेगमेंट करते हैं हमारे साथ होते हैं जाहिद मकसूद साहब, हमारे साथ हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब और सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज खान साहब और आमिर इलियास राना साहब भी इस सेगमेंट का हिस्सा होंगे। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। जाहिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चेयरमैन की तब्दीली से आपके ख्याल में पीसीबी में तब्दीलियों का कितना इम्कान है, और ये मिसबा की सीट भी खतरे में पड़ने का इम्कान है? आप समझते हैं कि ये तब्दीली भी आ सकती है? और वकार यूनुस के बारे में भी बता देखें दुआ, जब रमीज़ राजा को यहाँ पे लगाया गया था तो जाहिर है
रमीज़ कहना चाहिए पहले चेयरमैन से, और इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, बल्कि काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, एक्टिव भी हैं, यूट्यूबर हैं, फील्ड में भी आते हैं, बल्कि इवन नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आकर अभी तक वो हैवी किस्म की ट्रेनिंग भी करते हैं। गोया कि उनकी टांगें भी काम करती हैं, दिमाग भी काम करता है, और वो एक्टिव हैं, उनकी ज़ुबान भी काम करती है। तो लगता तो है कि उनके जितने एक्टिव हैं, पिछले 2-3 दिन से उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा यहाँ पे। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से भी मुलाकात किया, जैसा आपने खुद कहा है कि पुराना सिस्टम बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि फ़िलहाल 6 रीजनल एसोसिएशनों की टीमें हैं, उनके कोचेज़ हैं, वो समझते हैं या उनका हल्का समझता है कि वो सिर्फ जब आउटपुट देते हैं तो वो अपनी टीम के बारे में देते हैं। पुराना सिस्टम होगा 3 या 4 सेलेक्टर्स आ जाएंगे, वो पेड होंगे, और फिर एक चीफ सेलेक्टर होगा जो जवाबदेह भी होगा, ये टीम मुंतखब करेगा। जहाँ तक आज की टीम का अनाउंस है, क्योंकि शुनीद थी कि 5 या 6 को टीम अनाउंस होगी, लेकिन क्योंकि वनडे सीरीज़ पहले है, न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश में आ चुकी है और वनडे सीरीज़ की ही टीम अनाउंस की गई है। जैसे सरफराज को आपने बताया ड्रॉप कर दिया गया, शोएब मकसूद हैं, हारिस सोहेल की बदकिस्मती के साथ वो जब भी टीम में आते हैं उनके फिटनेस के इशू उनके साथ साथ चलते हैं। सलमान आगा थे जो बगैर खेले टीम में आए, ऊपर आए, ये फिटनेस की वजह से आउट किया। हारिस सोहेल की फिटनेस, इंग्लैंड में भी वो मैच नहीं खेल पाए थे, वो जब भी टीम में आते हैं 1 या 2 मैचेस खेलते हैं, उसके बाद अनफिट हो जाते हैं। शोएब मकसूद परफॉर्मेंस की बेस पे हुए, सरफराज को 1.5 साल तक उन्होंने टीम के साथ रखा है, साथ चलाया है। मे भी रमीज़ राजा के ज़हन में ये होगा, और फिर चीफ सेलेक्टर को उनकी बात भी माननी पड़ी, जैसे कि इतलात हैं कि बाबर आजम से कहा गया तो तुम जैसी टीम चाहते हैं आप वो ले खेलें। यहाँ पे एक और प्लेयर का जिक्र भी करूंगा, अहमद वसीम का, क्योंकि अहमद नो डाउट पहले जैसी कार्ड नहीं है उनकी बॉलिंग में, लेकिन कहा जाता है कि जो इस्लामाबाद की या वहाँ की एक पॉलिटिक्स चल रही है मोहम्मद वसीम के और अहमद वसीम के दरमियान, उसकी भी नज़र हो गए हैं। लेकिन मे भी उनको, क्योंकि T20 में वो 4 ओवर तो करवा सकते हैं, 10 ओवर करवाना शायद उनके लिए मुश्किल होगा। तो रमीज़ के आने से जो चेंजेस आएंगी, पहले तो स्टार्ट उन्होंने कर दिया टीम से कि कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और जहाँ तक मिसबा का तल्लक है, मिसबा से वो कभी भी खुश दिखाई नहीं दिए। माजी में जब भी उन्होंने बयान दिया कि इनकी एग्रेसिव अप्रोच नहीं है, और बहुत से पुराने खिलाड़ियों को अभी तक खिलाए जा रहे हैं, जैसा कि अजहर अली पे भी इन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पुराने खिलाड़ियों को साथ देते हैं, नौजवानों को नहीं देते, जिस पे भरोसा करते हैं उसको लंबा लेकर चलना चाहते हैं। तो इसकी जगह पे रमीज़ के बारे में हमेशा कहा गया कि उनका झुकाव एंडी फ्लावर की तरफ है। हमारी इतलात ये है कि एंडी फ्लावर को अप्रोच किया गया था, लेकिन इंटरनेशनल कमिटमेंट्स उनकी इतनी हैं, फिर ICC भी उनको हायर करना चाहता है, और मेरा ख्याल उनके लिए ज़्यादा सूट करता है कि वो ICC में जाएँ। तो गैर मुल्की कोचेस से इनकी बातचीत चल रही है, अगर किसी के साथ ओके हो गई या नए आने वाले चेयरमैन ने अपना जहन बना लिया, तो फिर ऐन मुमकिन है कि वर्ल्ड कप से पहले ही मिसबा जो है अपने घर चले जाएं। जहाँ तक खान साहब ने अभी जिक्र किया वकार यूनुस का, हो सकता है इतनी बड़ी चेंजेस ना करें और एक फास्ट बॉलर को साथ लेकर ना चलें, लेकिन मिसबा पर फिलहाल जो है मुझे लगता है कि खतरात के बादल मंडरा रहे हैं। जी मिर्ज़ा साहब, आप इन तब्दीलियों को किस तरह से देख रहे हैं, और रमीज़ राजा की चेयरमैन PCB के लिए नामजदगी कितनी मौसर साबित हो सकती है आपके ख्याल में? देखें, दो अगर आप रमीज़ राजा का और एहसान मानी का मवाजना करें तो एहसान मानी 77 बरस के हो गए थे माशाल्लाह 23 मार्च को। रमीज़ राजा भी 59 बरस के हैं, और रमीज़ राजा मुतहरिक हैं, फील्ड में रहे हैं। आप देखें कि 1997 में जब इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट छोड़ दी थी, तो उसके बाद ये 1999 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए थे, लेकिन कमेंट्री की वजह से चूंकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था तो छोड़ गए थे। लेकिन अब रमीज़ राजा के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, आसान नहीं होगा रमीज़ राजा के लिए, तब्दीलियां एकदम से नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग इनके रेडार में हैं उनमें लग रहा है कि वसीम खान साहब जो PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और जो इंग्लैंड से आए हैं और जिनके बारे में कहा यह जा रहा था कि उनके और एहसान मानी के इख्तिलाफात भी चल रहे थे, तो रमीज़ राजा कभी भी नहीं चाहेंगे कि वसीम खान को रखें। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। मुझे लग रहा है फरवरी में वसीम खान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उससे पहले ही कहीं ना चले जाएं। उसके अलावा मोहम्मद वसीम भी हिट लिस्ट पर है, 18 टेस्ट और 25 वनडे वो खेले, चीफ सेलेक्टर हैं, वो भी रमीज़ राजा की गुड बुक्स में नहीं है। सब लोग हैरान थे वो कैसे चीफ सेलेक्टर बन गए। और उसके अलावा अगर आप देखें तो PCB में मिसबाउल हक की जिस तरह बात की जाहिद साहब ने, बिल्कुल मिसबाउल हक रमीज़ राजा के रेडार में, लेकिन इतनी जल्दी वो तब्दीलियां नहीं करेंगे। वो समझदार आदमी है, आहिस्ता आहिस्ता अचानक सब तोपों के रुख फिर उनकी तरफ हो जाएंगे। जहां तक बात है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, तो रमीज़ राजा एडुकेट करते
कहते आए हैं हमेशा से कि यंग ब्लड होना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि ना तो शोएब मलिक होंगे वर्ल्ड कप के लिए, ना वहाब रियाज होंगे, और सरफराज को उन्होंने ड्रॉप करके ये सिग्नल दे दिया है कि अब सरफराज का जो सफर 2007 में राजस्थान से शुरू हुआ था जयपुर से, वो सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन रमीज राजा के लिए दुआ बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो वो हीरो। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको क्या लगता है ये तब्दीलियां टीम के अंदर, खुद पीसीबी के अंदर एक मुस्बत तब्दीलियां हम कह सकते हैं? करनी पड़ेंगी, ये मस्बत तब्दीलियां कहलाएंगी, क्योंकि 3 साल में एहसान मानी और वसीम खान की टीम सिवाय इसके कि वो कहते हैं कि गैर मुल्की टीमों को ले आए, कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, और फिर उसकी वजह से रमीज राजा को बनाया गया। रमीज राजा को तो ऑफर की थी प्राइम मिनिस्टर ने, वाइस चेयरमैन ने की। एहसान मानी साहब बड़े कीन थे, PSL की जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप बिकनी है, TV राइट्स बिकने, एहसान मानी साहब वक्त मांग रहे थे। लेकिन जब वजीर आजम ने उन्हें कहा कि वाइस चेयरमैन रमीज को रख ले, तो एहसान मानी साहब जो थे वो दिल बर्दाश्त हो गए, उन्होंने कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में मस्बत तब्दीलियां हम PCB में देखेंगे। दुआ सही। सलीम खालिक साहब को भी शामिल करते हैं। सलीम साहब, आपको क्या लगता है क्या बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, और आप ख़ास तौर पर रमीज़ राजा के चेयरमैन PCB बनने के बाद ये जो बड़ी तब्दीलियों की लहर हम देख रहे हैं, और बतौर उनको चेयरमैन PCB किस तरह से देखते हैं? देखिए, रमीज राजा जब क्रिकेट खेलते थे तब भी उनका स्टाइल था कि वो आते के साथ ही स्ट्रोक्स नहीं खेलते थे, वो क्रीज पे आते थे, सेट होते थे, फिर लूज बॉल होती थी तो शॉट खेलते थे। अभी भी रमीज राजा टाइम लेंगे, एकदम से वो चेंजेस नहीं करेंगे। खासतौर पे वसीम खान जो है उनको तो ज़ाहिर है वो हटाना चाहेंगे, क्योंकि क्रिकेट वसीम खान भी देख रहे थे सारे इंटरनेशनल क्रिकेट और दूसरे मामला, और रमीज भी ज़ाहिर है वही देखेंगे क्योंकि वो साथ में क्रिकेटर रहे हैं। लेकिन वसीम खान का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक अगर उनको वक्त से पहले निकाला गया तो बहुत ज्यादा उनको पाकिस्तान को कंपनसेशन देना पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि उनको वक्त से पहले निकाला जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट जब उनका अगले साल खत्म होगा तभी वो फारिग होंगे। लेकिन रमीज राजा के भी जो गैर मुल्की बोर्ड हैं वहाँ अच्छे ताल्लुकात हैं, प्लेयर्स में भी वो कदर की निगाह से देखे जाते हैं। तो क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी तो आनी चाहिए। और अब वर्ल्ड कप करीब है, वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस जो है उसमें ज़ाहिर रमीज नए नए आए, उनके ऊपर इतना ज़्यादा जाएगा नहीं, चाहे अच्छी हो तो भी क्रेडिट नहीं, या खराब हो खुदा ना खास्ता तो भी नहीं। लेकिन फिर भी जो आम लोग हैं वो उसी से जज करेंगे कि क्या बेहतरी आई है वर्ल्ड कप में, क्योंकि 1.5 महीना अब रह गया है। तो पहला इम्तिहान वही है। सिलेक्शन में भी वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते सामने आके, लेकिन फिर भी हम लोग जो भी देख रहा होगा सबसे पहले रमीज को यहीं से जज करेगा वर्ल्ड कप में। तो सलीम साहब, आप मिसबा की सीट, आपको भी लगता है कि उनका फ्यूचर जो है वो खत्म हो सकता है, मतलब आगे नहीं चल सकेंगे वो? देखिए, मिसबाह हक का फ्यूचर इंग्लैंड में जब पाकिस्तानी टीम हारी जब सीरीज, उसी वक्त जो है आला हुकूमती सतह पर भी उनके बारे में बातें होने लगी थी कि इसको फारिग करो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एहसान मानी और वसीम खान हैं उन लोगों ने राब्ता करना शुरू किया था गैर मुल्की कोचेस से। एंडी फ्लावर से उन्होंने बात की थी, लेकिन एंडी फ्लावर 3-4 फ्रेंचाइज टीमों के साथ मुंसलिक हैं, उन्होंने माजरत कर ली थी। उसके बाद एक और गोरे कोच हैं जिनसे बात की थी, लेकिन फिर बाद में अब बोर्ड में चेंजेस की बातगश्त हुई तो फिर ये लोग रुक गए। अब देखना ये होगा कि रमीज राजा का क्या स्टाइल होता है, क्या वो कोच बदलना चाहेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा वर्ल्ड कप से 1-1.5 महीने पहले अगर कोच चेंज कर दिया जाए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता पे टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो सीधी सीधी यही बात आएगी कि कोच को बदल दिया था, और जो नया कोच आएगा वो बोलेगा कि जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, मैं तो प्लेयर को जानता ही नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमें कोई इस लेवल का कोच नजर नहीं आता जिसको हम एकदम से उठा के T20 वर्ल्ड कप में जो है वो ले आए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन होगा अगर ये किया गया। लेकिन रमीज राजा ने मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी जाके वो कोई स्टेप उठाएं कोई ऐसा। ठीक है, आप समझते हैं इतनी जल्दी वो ये इस तरह का स्टेप नहीं उठाएंगे। अयाज साहब, आप इन तब्दीलियों को किस तरह देख रहे हैं PCB में रमीज राजा को लेकर? देखिए, रमीज ने सबसे पहले जब सरफराज टीम में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि बिल्कुल सरफराज या तो टीम का हिस्सा हों, अगर वो नहीं है तो फिर उनको खिलाने का मतलब साथ टीम के ले जाने का तुक नहीं बनता। किसी यंगस्टर को चांस देना बहुत अच्छी बात है, ग्रूम करें, क्योंकि रिजवान ने सारी ज़िंदगी क्रिकेट नहीं खेलनी, कीपिंग नहीं करनी। यंगस्टर ग्रूम होगा और वो कीपिंग करेगा। ओवरऑल तो ये बड़ा अच्छा फैसला है। मैं समझता हूँ कि अब हॉकी में भी प्रेसिडेंट जो है हॉकी फेडरेशन का, उसको भी एक प्लेयर होना चाहिए लाइक समीउल्लाह, कोई इस तरह का प्लेयर लेके आए ताकि, और हर जगह ओलंपिक एसोसिएशन में भी कोई ओलंपियन लेके आए बड़ा। ये जो इधर उधर से लाके हमें जर्नैल रिटायर नज़र आता है या जज नज़र आता है, इससे मेरे ख्याल निकल के अगर आपने स्पोर्ट्स में वाकई को नाम कमाना है, टैलेंट बहुत है इस मुल्क में,
इनको अब मेरे ख्याल इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, और कम से कम ये काम तो कर दें, महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो रही। सही, आमिर साहब आप भी कमेंट कर दीजिएगा। जी मैं भी कमेंट कर देता हूँ। रमीज़ हसन राजा, वसीम हसन राजा का भाई, जो उस वक्त वेस्ट इंडीज़ को माजिद खान के साथ खेलता था, क्लाइव लाइट जब कैप्टन था, तो इसके ऊपर तनकीद हुई कि जी इमरान खान को बहुत एडमायर करता है, तो क्रिकेट में तो हम इमरान खान को सब एडमायर करते हैं। उसने एक अच्छा फ़ैसला किया है, एक टीम के ऐसे प्लेयर को लाया है जिसको हमारे सारे स्टार स्पोर्ट्स के कमेंटेटर्स नंबर भी दे रहे हैं, और मिर्ज़ा साहब के और सलीम खालिक साहब के निशाने पे हैं वसीम खान साहब। और मिर्ज़ा साहब को तो मैं अक्सर सुनता हूँ कि वसीम के तो ये लत्ते लिए रहते हैं, वो तो जाते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि वसीम रमीज़ हसन राजा ने अगर काम करना है तो पुरानी बाकियात से जान छुड़ानी पड़ेगी, टीम को नए सिरे से बनाना पड़ेगा, और इनको वो किरदार अदा करना होगा जो इमरान खान क्रिकेट के कैप्टन के तौर पे करते थे। अब असल कप्तान ये आ गए हैं, आ रहे हैं चेयरमैन के तौर पे, तो इनको चाहिए कि पूरी की पूरी सिस्टम को विरासतों से पाक करें, जो इमरान खान हुकूमत में तो नहीं कर सके, लेकिन अगर इनको ले आए हैं तो ये क्रिकेट को विरासत से पाक करके सिर्फ खिलाड़ियों की हद तक ले आएँ, तो नई तश्कील भी हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और नई तारीख भी बन जाएगी। सही, मिर्ज़ा साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आमिर इलियास राजा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉट उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि वसीम खान और रमीज राजा एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। वसीम खान की नजरें जो हैं वो अब ईसीबी की पोस्ट पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को गुज़िश्ता बरस वो बड़े मुश्किल हालात में इंग्लैंड लेकर गए थे। आप सबको याद होगा, ट्रेवल लॉज 3 स्टार होटल में खिलाड़ी ठहरे थे, जहाँ कमरे में टीवी भी नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि अब वसीम खान या तो खुद छोड़ जाएं, या फिर वसीम खान का फरवरी तक इंतजार किया जाए कि वो फरवरी तक जाए। सलीम तकजाद मकसूद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।